हमारा चैप्टर है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। इससे पहले अब तक जो हमने किया था वो हमने एक नॉर्मल कंपनी की बात की थी, कंपनी के शेयर कैपिटल, कंपनी के स्टॉक, कंपनी के शेयर्स को अलॉट करना। उसके बाद हमने कहा था कि डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन हम वर्किंग कैसे करते हैं। शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की बात की थी, यानी ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन दो केस किए थे। शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट किया था। शेयर वारंट एक बियरर डॉक्यूमेंट था, यानी कि कोई भी ले जाके कंपनी में प्रेजेंट कर सकता था, उसके बेसिस पे वो डिविडेंड या इंटरेस्ट ले सकता था। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट सिर्फ ऑनर के पास ही होता था। हमने ये सब अब तक पढ़ा था। अब हमारे पास कैपिटल से ही या कंपनी की बेसिक चीज़ों में से रिलेटेड एक और टॉपिक है, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। अब मेंबर्स और शेयर होल्डर्स मोस्टली इन दोनों को इंटरचेंजेबल समझा जाता है, यानी कि सोचते हैं कि ये एक ही होंगे। यस, दोनों एक ही हो सकते हैं लेकिन नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते। शेयर होल्डर आपको पता है वो पर्सन जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को लिया है, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर मेंबर भी हो सकते हैं, सिर्फ तभी हो सकते हैं जब वो कंपनी का सदस्य बनने के लिए अपनी लिखित सहमति दे। तो आई रिपीट, जब कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर्स को ले लेता है तो वो शेयर होल्डर, जब वो शेयर होल्डर होने के साथ साथ कंपनी का सदस्य बनने के लिए अपनी रिटन कंसेंट, लिखित सहमति देता है, तो वो व्यक्ति कंपनी का सदस्य भी बन जाता है। इसका अपोजिट, अगर किसी पर्सन ने शेयर्स नहीं लिए हुए हैं फिर भी वो लिख के कंपनी का सदस्य बनने की सहमति देता है तो भी वो कंपनी का सदस्य बन सकता है। जो भी व्यक्ति लिख के अपनी कंसेंट देगा वो कंपनी का सदस्य बन जाएगा और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी सदस्यों के रजिस्टर में उसका नाम एंट्री कर लिया जाएगा। जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं लिखा गया, इसका मतलब वो कंपनी का मेंबर भी नहीं होगा। बच्चे, बेसिक मीनिंग क्लियर है सबको? यस मैम। आगे हमारे पास मेंबर के आगे हमने डेफिनेशंस करनी है। कंपनीज एक्ट 2013 में इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे, मेंबर एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने किसी कंपनी में शेयर लिए हों। ट्रू, कंपनी अगर शेयर कैपिटल वाली है तो वो कंपनी के शेयर्स लेगा तो वो मेंबर भी बन सकता है। लेकिन अगर कंपनी ही सिर्फ गारंटी वाली कंपनी है तो, यानी कि वो शेयर कैपिटल वाली कंपनी नहीं है, तो उस केस में अगर किसी व्यक्ति के पास वोटिंग राइट्स हैं तो भी वो पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। यहाँ पे दो केसेस आएंगे, पहला शेयर कैपिटल वाली कंपनी, दूसरा नॉन शेयर कैपिटल वाली कंपनी। अगर आपकी कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो आप कहेंगे उस व्यक्ति ने शेयर्स लिए होंगे इसलिए वो मेंबर बना है। अगर आपकी कंपनी नॉन शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो उसे अगर वोटिंग राइट्स दिए गए हैं तो भी हम कहेंगे वो हमारी कंपनी का मेंबर है। अब जो आपके शेयर होल्डर हैं नॉर्मली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी जिन जिन पर्सन्स ने कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं वो सभी कंपनी के मेंबर्स भी कहला सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हम करेंगे, जिन व्यक्तियों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम पे साइन किए हैं उन व्यक्तियों को भी हम कंपनी का सदस्य मानेंगे। आई रिपीट, जिन लोगों ने कंपनी के पार्षद सीमा नियम यानी कि उनकी मेमोरेंडम पर अगर साइन किए हैं तो भी माना जाएगा कि वो कंपनी के सदस्य हैं, चाहे उन्होंने शेयर्स लिए हों या ना लिए हों। उसके बाद जिन लोगों ने भी साइन कर दिए तो हमने ये नहीं देखना कि कंपनी के शेयर्स उनको अलॉट किए हैं या नहीं किए हैं। जैसे ही उन्होंने मेमोरेंडम पे साइन कर दिए तो कंपनी के रजिस्टर होते ही, आपने प्रोसेस पूरा पढ़ा हुआ है, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद इमीडिएटली उन लोगों का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री कर दिया जाता है जिन्होंने शेयर्स के लिए तो अप्लाई नहीं किया था लेकिन कंपनी के मेमोरेंडम पे साइन किए थे जब कंपनी एस्टैब्लिश हो रही थी। अब इन व्यक्तियों का नाम, जिन्होंने शेयर्स नहीं लिए हुए तो इनका शेयर होल्डर्स की लिस्ट में तो नाम नहीं है, लेकिन ऐसे पर्सन कंपनी के वैधानिक सदस्य माने जाते हैं भले ही उनको शेयर्स अलॉट किए गए हों या नहीं किए गए हों। बच्चे, ये चीज़ें क्लियर है? जो पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए ये क्लियर है आप सबको? यस मैम। यस मैम। फिर से एक क्विक रिकैप लेते हैं। मेंबर्स, शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको हमने शेयर्स दे दिए। शेयर होल्डर सदस्य भी हो सकते हैं, वो तभी हो सकते हैं जब उन्होंने अपनी लिखित सहमति दी हो।
उसके बाद हमने कहा कि अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो उन्होंने शेयर्स लिए होंगे तब वो सदस्य बन सकते हैं। अगर कंपनी बिना शेयर कैपिटल वाली है तो उनको वोटिंग राइट्स दिए गए होंगे। जिन जिन व्यक्तियों के पास वोटिंग राइट है वो सभी कंपनी के सदस्य हो सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि मेंबर कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के मेंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जिन व्यक्तियों ने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन कर दिए वो सभी व्यक्ति कंपनी के सदस्य माने जाएंगे। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन के इमीडिएट बाद उन व्यक्तियों का नाम जिन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किए थे उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री कर दिया जाएगा। ऐसे मेंबर्स कंपनी के कानूनी सदस्य माने जाते हैं, चाहे इनके नाम शेयर्स अलॉट किए गए हों या ना किए गए हों। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। चलो फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताओ फटाफट क्या होता था। पार्षद सीमा नियम। रूल्स एंड रेगुलेशन जो आउटसाइडर्स के लिए होते हैं। मैम एक डॉक्यूमेंट होता है, इस पे कंपनी की बाउंड्रीज होती है, मतलब आउटसाइडर के लिए। हाँ जी सही बोल रहे हो बेटा, और बताओ। मेमोरेंडम जिसमें सारे वो कंपनी की शेयर्स जो है कितनी लिमिट है उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, लिमिट होती है। हाँ आप सही बता रहे हो। आउटसाइडर को दे सकते हैं। बच्चे मेमोरेंडम यानी कि सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम कंपनी का वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के लिए बाउंड्रीज सेट की जाती हैं। कंपनी उन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए बिजनेस कर सकती है। इसके अंदर हम क्लोजेस बनाते थे, 6 क्लोज बनाए थे। ऑब्जेक्ट क्लोज, कैपिटल क्लोज, एसोसिएशन क्लोज, सिचुएशन क्लोज, नेम क्लोज। नेम क्लोज याद आया बच्चे? लायबिलिटी क्लोज। टोटल 6 क्लोजेस की हमने बात की थी। यानी कि इनके अंदर रहते हुए ही कोई कंपनी काम कर सकती है, इनके बियॉन्ड जाके काम किया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायरस। याद आ गया बच्चे मेमोरेंडम क्या था? यस मैम। उसके बाद हमारे पास आता है कि मेंबर की डेफिनेशन। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 में मेंबर्स की डेफिनेशन दी गई है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, जिन लोगों ने कंपनी के मेमोरेंडम पे साइन किए एक तो उनको मेंबर मान लो। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन होते ही हम कह देंगे कि इनका नाम हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाल दिया, इसलिए ये हमारे सदस्य बन गए। दूसरा, जो भी व्यक्ति कंपनी का मेंबर बनना चाहता है वो अपने रिटन कंसेंट देगा। जो व्यक्ति लिख के देने को तैयार है कि वो कंपनी का सदस्य बनना चाहता है तो उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में एंटर कर लिया जाएगा और वो भी कंपनी का सदस्य माना जाएगा। ये दोनों डेफिनेशंस कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशंस हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि आप जब मेंबरशिप की बात कर रहे हो तो उसमें हमने किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, कैसे हो सकते हैं, एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं मेंबरशिप के। पहला, अभी हमने वही चीज़ें रिपीट होंगी बच्चे इसमें। पहला कि मेमोरेंडम पे साइन होने चाहिए। जिन लोगों ने मेमोरेंडम पे साइन किए हैं वो सारे कंपनी के मेंबर्स माने जाएंगे, चाहे हमने उनको शेयर्स अलॉट ना किए हों। दूसरा, जिन लोगों ने मेमोरेंडम में साइन कर दिया वो तो मेंबर हैं ही, उनके अलावा और पर्सन, अगर कोई भी अन्य व्यक्ति कंपनी का मेंबर बनना चाहता है, अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री करवाना चाहता है तो वो ऐसा तभी कर सकता है जब इसके लिए उसने लिख के अपनी परमिशन दी हो, कि अपनी कंसेंट दी हो, सहमति दी हो कि वो मेंबर बनना चाहता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम गलती से रजिस्टर ऑफ मेंबर में तो लिख लिया, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका नाम तो लिख लिया लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी लिखित सहमति नहीं दी तो उसकी मेंबरशिप वॉइड मानी जाएगी, व्यर्थ मानी जाएगी, क्योंकि उसने लिख के सहमति नहीं दी है। यानी कि आपको बस याद क्या रखना है कि अगर कोई व्यक्ति लिख के दे रहा है तो ही वो सदस्य बन सकता है। अगर वो लिख के अपनी सहमति नहीं दे रहा तो उसका नाम हम रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे और उसे हम सदस्य भी नहीं मानेंगे। उसके बाद एक डिफरेंस आता है आपका मेमोरेंडम, मेंबर और शेयर होल्डर में एक डिफरेंस। अभी मैंने पहले बताया इन दोनों को एक दूसरे के सेम मैनर में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन लीगल एस्पेक्ट में दोनों में फ़र्क है। लीगल एस्पेक्ट का मतलब, जैसे किसी व्यक्ति ने अगर शेयर तो ले लिए लेकिन उसने लिख के नहीं दिया कि वो मेंबर है तो सिर्फ वो शेयर होल्डर ही रह जाएगा, मेंबर नहीं रह जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ लिख के दिया तो वो सिर्फ मेंबर है, वो शेयर होल्डर नहीं हो सकता। जैसे अगर किसी शेयर होल्डर का या कोई शेयर होल्डर माइनर है तो उसका कोई ना कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। उस
पर्सन के नाम पे आपने शेयर्स तो इशू किए हुए हैं, शेयर्स तो ट्रांसफ़र कर दिए, तो इसका मतलब वो पर्सन सिर्फ वो पर्सन मेंबर भी हो सकता है, शेयर होल्डर भी हो सकता है, लेकिन कंपनीज एक्ट की कंडीशन है कि आप किसी माइनर को नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो शेयर्स का या ट्रांसमिशन कर रहे हो, उस केस में जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपके शेयर्स अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो अगर किसी डिसीज शेयर होल्डर या किसी दिवालिया या माइनर के पास अगर आपके शेयर्स ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो वो पर्सन सिर्फ आपका शेयर होल्डर बनेगा, लेकिन उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको सदस्य माना जाएगा। अब इन कंडीशंस को हम बड़े अच्छे से करेंगे। अगर आपने किसी व्यक्ति को शेयर्स दे दिए हैं लेकिन वो उनके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकता, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तो आप कह दोगे कि इसको शेयर्स दिए हैं तो सिर्फ वो शेयर होल्डर की तरह काम करेगा, लेकिन उसको जो व्यक्ति चला रहा है, कंपनी के मीटिंग्स में जो पार्ट ले रहा है, वो कंपनी का सदस्य कहलाएगा। अब इनके डिफरेंसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कंपनी जो बिना शेयर कैपिटल की कंपनी है। वैसे कोई कंपनी बिना फंड्स के नहीं ऑपरेट कर सकती, लेकिन अगर कोई कंपनी बिना शेयर कैपिटल की है, यानी कि वो गारंटी वाली कंपनी है, उसमें शेयर होल्डर्स नहीं है, तो शेयर होल्डर है नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेंबर्स तो होंगे। हमने अभी पहले डिस्कस किया कि जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो वहाँ पे जिन लोगों के पास वोटिंग राइट्स हैं वो कंपनी के सदस्य माने जाएंगे। ठीक है बच्चे, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस मैम। सेकंड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि शेयर वारंट होल्डर्स हो सकते हैं। वारंट होल्डर्स का मतलब एक शेयर सर्टिफिकेट था, एक शेयर वारंट था। शेयर सर्टिफिकेट आप उसको ही देते थे जिसने एक्चुअल में कंपनी के शेयर्स को खरीदा है। अगर आपने शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं तो आप नया शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफरी के नाम पे इशू करते थे, लेकिन शेयर वारंट एक बेरर डॉक्यूमेंट है। कोई भी व्यक्ति ले जाके कंपनी में डिविडेंड या उसके इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल शेयर होल्डर हो। अब अगर किसी व्यक्ति के पास शेयर वारंट है तो आप उसको क्या कहोगे कि वो शेयर होल्डर तो है लेकिन मेंबर नहीं है। जब तक उस ओरिजिनल पर्सन का नाम, जिसको शेयर्स इशू किए गए थे, जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है तब तक सदस्य वही माना जाएगा, लेकिन जिस पर्सन के पास शेयर वारंट है वो सिर्फ कंपनी का शेयर होल्डर माना जाएगा, मेंबर नहीं माना जाएगा। थर्ड हमारे पास किसी मेंबर की अगर डेथ हो जाती है, उस मेंबर के पास शेयर्स तो थे, उसकी डेथ हो गई, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब जो कंपनी का मेंबर था जिसकी डेथ हो गई है वो कंपनी का मेंबर तो रहेगा, लेकिन उसके शेयर्स, उसकी जो इंटरेस्ट था कंपनी में वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र हो गया, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ शेयर होल्डर बनेगा। मेंबर अभी भी वही व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई है, क्योंकि उसी का नाम अभी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर्ड है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, अगर कोई मेंबर दिवालिया हो जाता है तो उसका नाम तो कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में है, यानी मेंबर तो अभी तक वही है, लेकिन उसको जो व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा, उसकी संपत्ति में से जो व्यक्ति रिकवर करेगा, दैट इज लिक्विडेटर, समापक। वो ऑफिशियल समापक। हाँ जी बेटा। मैम डेथ के बाद उसका नाम रजिस्टर में रहेगा, क्यों नहीं काटा जाएगा? बेटा इमीडिएटली तो नहीं काट सकते हो ना, हम बाद में काट सकते हैं ना? बाद में काटेंगे, ओके। क्योंकि आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने में। जब तक वो ट्रांसफ़र कंप्लीटली नहीं हो जाते या वो शेयर्स आप किसी और को नहीं दे देते, तब तक उसी पर्सन का नाम मेंबर की फॉर्म में रहेगा। ओके मैम। इंसॉल्वेंसी के केस में ऑफिशियल लिक्विडेटर, उसके पास कंपनी के शेयर्स तो चले गए हैं, लेकिन वो फिर क्या करेगा, अगर आपने कोई मेंबर आपका दिवालिया हो जाता है तो उस मेंबर के पास जितने भी शेयर्स थे अब वो उसके उस लिक्विडेटर के पास चले जाएंगे। वो उन शेयर्स का होल्डर तो बन सकता है, लेकिन मेंबर तब तक नहीं बनेगा जब तक कंपनी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं करेगी। सेम केस डेथ वाले केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर की डेथ होते ही शेयर होल्डर तो बन जाता है, लेकिन मेंबर तब तक नहीं बनेगा जब तक कि कंपनी लीगल तरीके से उसके नाम पे शेयर्स को ट्रांसफ़र करके मेंबरशिप उसको नहीं दे देती, उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं कर देती। अब क्लियर है?
यस मैम। लास्ट हमारे पास आता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। आपने पहले पढ़ा है कि कंपनीज़ में शेयर्स के ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ट्रांसफ़र आपने दो टर्म्स की बात की थी। जैसे ही आपने यानी ट्रांसफ़र ने अपने शेयर्स ट्रांसफ़री को दे दिए, तब तक शेयर होल्डर बन सकता है ट्रांसफ़री, लेकिन मेंबर नहीं बन सकता। तब तक नहीं बन सकता जब तक कि कंपनी ट्रांसफ़री के नाम पे नया शेयर सर्टिफिकेट नहीं बना देती और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं डाल देती। तब तक वो पर्सन सिर्फ शेयर होल्डर बनेगा, वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यस मैम। उसके बाद आता है कि हमारे सदस्य कौन कौन बन सकते हैं। बच्चे आप बताओ कौन कौन सदस्य बन सकता है कंपनी का? आप लोग बन सकते हो? यस बोलो बच्चे, आप लोग कंपनी के सदस्य बन सकते हो? यस। अभी हमने पढ़ा चाहे आप शेयर्स लो या ना लो, फिर भी आप कंपनी के सदस्य बन सकते हो अगर आप अपनी लिखित सहमति दे देते हो, लिख के अपनी कंसेंट दे देते हो कंपनी को, तो आप कंपनी के सदस्य बन सकते हो। अब हमारे पास पॉइंट्स आते हैं कि कौन कौन व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है। पहला, कोई भी इंडिविजुअल। जब भी आप किसी कंपनी की मेंबरशिप लेते हो तो कंपनी और उस पर्सन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम अनुबंध बोलते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उस 1872 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन कंपनी से अनुबंध करने के योग्य है वो कंपनी का सदस्य बन सकता है। कंपनीज एक्ट में किसी व्यक्ति को मेंबर ना मानने के लिए, उसकी एलिजिबिलिटी शो करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इन रूल्स को पूरा करता है तो वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। सबसे पहला, इंडिविजुअल, जो व्यक्ति मेंटली साउंड है, जो अनुबंध करने योग्य है, जो कानून के द्वारा कभी भी प्रतिबंधित नहीं है, ऐसा व्यक्ति कंपनी से कॉन्टैक्ट करके कंपनी का मेंबर बन सकता है। ठीक है बच्चे, क्लियर? यस मैम। अगर कोई पागल है, कोई दिवालिया है, कोई माइनर है, माइनर का केस हम बहुत अच्छे से करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर कोई माइनर है तो वो भी सदस्य नहीं बन सकता। दूसरा, पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फर्म दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर जब किसी बिजनेस को कंबाइंडली चलाते हैं तो उसको हमने पार्टनरशिप फर्म कहा था। अब हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी के शेयर्स तो नहीं खरीद सकती क्योंकि वो अपना एक अलग बिजनेस करते हैं। हमने पार्टनरशिप फर्म में पढ़ा हुआ है कि उस फर्म का एग्जिस्टेंस और उसके पार्टनर्स का एग्जिस्टेंस एक ही माना जाता है, जबकि कंपनी में दोनों को अलग माना जाता है। यही पढ़ा आपने कंपनी के फीचर में, है ना? सेपरेट एंटिटी कि अलग माना जाता है। कंपनी में स्वामियों का अस्तित्व उसकी कंपनी के अस्तित्व से अलग माना जाता है, जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का अस्तित्व और उनकी पार्टनरशिप फर्म का अस्तित्व एक ही माना जाता है। अब जब आपने उनको एक ही माना है तो फर्म तो शेयर्स नहीं ले सकती, लेकिन उस फर्म के पार्टनर्स जॉइंट नेम से, जैसे मान लो ए बी कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है ए बी लिमिटेड, तो ए बी ने लिमिटेड वर्ड जब लगा दी तो उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बना दी, लेकिन ए प्लस बी दो लोगों से मिलके बनी है तो वो दो पार्टनर्स कंपनी के शेयर्स को ले सकते हैं और वो ए बी कंपनी के क्या बनेंगे? जॉइंट होल्डर्स। अब ये जो ए और बी हैं ये कंपनी के मेंबर भी बन सकते हैं अगर इन्होंने शेयर्स ले लिए और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री करवा लिया। तो ऐसे पर्सन जो किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स थे लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल नेम से उस फर्म के पार्टनर होने के साथ साथ पर्सनल नेम से कंपनी में शेयर्स ले लिए हैं, तो ऐसे पार्टनर्स अब उस कंपनी के सदस्य कहलाएंगे। तीसरा, जॉइंट हिंदू फैमिली, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है कर्ता फैमिली को चलाता है। पढ़ा हुआ है ना बच्चे, जॉइंट हिंदू फैमिली? यस मैम। ठीक है, फैमिली बिजनेस को एक पर्सन चलाता है जिसको हम कर्ता बोलते हैं। अब कर्ता अगर किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेता है और वो अपनी लिख के सहमति दे देता है तो वो भी कंपनी का सदस्य बन सकता है। उसके बाद कॉरपोरेशन या कंपनी, कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीद के उसकी सदस्य बन सकती है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। वो ऐसा सिर्फ तभी कर सकती है जब किसी कंपनी के आर्टिकल्स में पहले ऐसा लिखा गया है कि आप किसी दूसरी कंपनी को अपना सदस्य बना सकते हो या किसी दूसरी कंपनी के सदस्य बन सकते हो, तो ही आप किसी कंपनी को अपना सदस्य बनाओगे। इसका एक्सेप्शन है, कोई सब्सिडरी कंपनी कभी भी अपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती।
सब्सिडरी होल्डिंग पढ़ लिया बच्चे आपने या भी पढ़ना बाकी है? गर्ल्स अभी नहीं पढ़ा। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी होती है जब किसी कंपनी के मोर देन 51% शेयर्स कोई दूसरी कंपनी ले लेती है, तो जिस कंपनी ने लिए वो होल्डिंग, जिस कंपनी के शेयर्स लिए वो सब्सिडरी। यस मैम। ठीक है। उसके बाद या फिर कोई कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से खरीद के अपनी मेंबर नहीं बन सकती। उसके बाद रजिस्टर्ड सोसाइटी, आपने पढ़ा हुआ है कि ये वाली हाउसिंग सोसाइटी, ये वाली सोसाइटी, आपने इस तरह से पढ़ा हुआ है। कोई भी सोसाइटी कंपनी के शेयर्स लेके उस कंपनी के सदस्य बन सकती है अगर आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऐसा करने का अधिकार देते हो तो। उसके बाद दिवालिया व्यक्ति यानी इंसॉल्वेंट, कोई इंसॉल्वेंट भी कंपनी का मेंबर हो सकता है। कैसे हो सकता है? उसका ऑफिशियल रिसीवर उसके राइट्स ले सकता है। अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऐसा करने के लिए अलाउड नहीं करते कि आप इंसॉल्वेंट को उसके रिसीवर के केस में भी शेयर्स नहीं दोगे, तो आप ऐसे व्यक्ति को ना तो शेयर होल्डर बनाओगे और ना ही आप उसको मेंबर बनाओगे। अगर आर्टिकल्स में अलाउड है तो किसी दिवालिया व्यक्ति को जिसकी मेंबरशिप और जिसकी शेयर होल्डर किसी अन्य ऑफिशियल रिसीवर को आप बना सकते हो। आर्टिकल्स में अलाउड है तो ही आप उसे मेंबर बनाओगे, अदरवाइज आप उसे मेंबर नहीं बना सकते हो। कोई मैरिड वुमेन भी कंपनी की सदस्य हो सकती है। उसके बाद फॉरेनर, कोई विदेशी भी इंडियन कंपनी का मेंबर हो सकता है। इसके लिए या तो वो कोई सामान्य परमिशन लेगा, सामान्य अनुमति, या फिर स्पेशल अनुमति जो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेनी ज़रूरी है। तो कोई भी व्यक्ति अनुमति लेकर किसी भी भारतीय कंपनी का सदस्य बन सकता है, लेकिन अगर उन दोनों देशों में लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है, तो फिर हम उसको दिए जाने वाले उसके वोटिंग राइट्स या फिर उसको जो हम मीटिंग में पार्ट लेने का अधिकार देते हैं, नोटिस जो भी उसको हमने कंपनी के शेयर होल्डर्स को देने होते हैं, हम उसको नहीं देंगे, ये सोच के कि वो हमारी सूचना को लीक कर सकता है। फिर वो हमारा शत्रु बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा। अगर दो कंट्रीज़ के बीच में युद्ध हो जाता है तो उस केस में हम उसको कोई भी नोटिस नहीं देंगे। जब वो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तब हम उसको वापस अपना मेंबर बना लेंगे और उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उसके बाद आपके पास आता है जॉइंट होल्डर्स। जॉइंट होल्डर्स यानी कि मान लो ABC 3 व्यक्तियों ने मिलके किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए और लिख के अपनी सहमति दे दी कि वो उस कंपनी के सदस्य बनना चाहते हैं, तो उन जॉइंट होल्डर्स को कंपनी का एक ही सदस्य माना जाएगा। जो भी शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो ABC के नाम पे इशू किया जाएगा। जो भी नोटिस दिया जाएगा, जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में सबसे पहले लिखा गया, किसका नाम लिखा गया है? A का, तो उस A को नोटिस दिए जाएंगे। जब आप मीटिंग बुलाओगे तो ABC तीनों में से कोई भी रोटेशन वाइज कंपनी की मीटिंग में पार्ट ले सकता है। जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो ABC 3 है, तीनों में सबसे पहले जिसका नाम है उसको आप डिविडेंड भी दे दोगे, क्योंकि वो तीनों जॉइंट होल्डर्स हैं। आपको मतलब नहीं है कि वो अपने आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद फिक्टिशियस पर्सन यानी कि नकली व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति। कोई भी पर्सन अगर गलत नाम से किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है और कंपनी उसे शेयर्स अलॉट भी कर देती है, कंपनी को नहीं पता था कि उसका नाम गलत है, फिर भी अगर अलॉटमेंट कर दिया, तो ऐसा व्यक्ति उन खरीदे गए शेयर्स से रिलेटेड सभी दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा। सभी कॉल्स जितनी डिमांड की जाएंगी वो उनके लिए भी उत्तरदायी होगा। ठीक है? ओके मैम। और अगर वो लिख के दे देता है कि उसने शेयर्स तो ले लिया और वो सदस्य बनने को भी तैयार है, तो ऐसे कृत्रिम व्यक्ति को भी हम कंपनी का सदस्य मान सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बाद में उन शेयर्स के लिए अपनी किसी भी दायित्व को मना नहीं कर सकता। उसके बाद मोर्टगेज ऑफ शेयर्स यानी कि शेयर्स को गिरवी रखना। अगर किसी पर्सन ने या किसी शेयर होल्डर ने किसी बाहरी व्यक्ति को यानी किसी आउटसाइडर को अपने शेयर्स गिरवी रख के बदले में लोन ले लिया है, तो और वो शेयर होल्डर उस व्यक्ति को राइट देता है कि जब तक वो उसका लोन वापस नहीं कर देता वो उसके शेयर्स रख ले, और जैसे ही लोन वापस कर देंगे तो उसका नाम, उस जिसने लोन दिया है उसका नाम तब तक फॉर द टाइम बिंग, जब तक लोन पे नहीं होता, उस व्यक्ति को वो मेंबर बना सकता है। जैसे ही लोन रीपे हो जाएगा तो ओरिजिनल शेयर होल्डर के पास उसके शेयर्स वापस आ जाएंगे
उसके बाद लास्ट है हमारे पास प्लेसिंग ऑफ शेयर्स। हमने एक टर्म पढ़ी थी प्लेसिंग वर्सेस अंडरराइटिंग। अंडरराइटर्स जो कंपनी के शेयर्स को बेचने के लिए गारंटी देते हैं, उनको एक कमीशन दिया जा रहा था शेयर्स पे 5% और डिबेंचर्स पे 2.5%। सॉरी, रिवर्स बोल दिया मैंने। उसके बाद जैसे ही हमारी कंपनी के शेयर्स बिकने से अगर रह जाते हैं कुछ शेयर्स, पब्लिक उनके लिए सब्सक्राइब नहीं करती, तो बचे हुए शेयर्स अंडरराइटर्स ले लेते थे। प्लेसिंग के केस में ऐसा नहीं है। ये वो व्यक्ति हैं जो किसी कंपनी के शेयर्स को सिर्फ बेचने की गारंटी लेते हैं। जितने शेयर्स बिक जाते हैं उतने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। शेयर्स को खरीदने की, यानी कि बिना बिके शेयर्स को खरीदने की गारंटी ऐसे पर्सन नहीं लेते। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। तो इन्होंने सिर्फ शेयर्स को बेचने की गारंटी ली है, इसलिए इनको हम मेंबर नहीं मान सकते। अगर ये बचे हुए शेयर्स खरीद भी लेते हैं, जैसे अंडर राइटर्स खरीदते हैं, तो अंडर राइटर्स ने जब शेयर्स खरीद लिए और वो लिख के सहमति दे देते हैं तो उन्हें हम सदस्य भी मान सकते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने सिर्फ हमारे शेयर्स को बेचने के लिए प्रॉमिस किया है, वो खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम कभी भी कंपनी का सदस्य नहीं कह सकते। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस मैम। मैंने इसमें एक पॉइंट नहीं कराया आपको, माइनर, ये कल डिटेल में कराऊंगी मैं आपको। ओके मैम। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हमने किया बेसिक, दैट वाज अबाउट मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। उनकी मीनिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, किन बेसिस पे हम दोनों को अलग करते हैं, शेयर होल्डर्स को और मेंबर्स को। उसके बाद कंपनी के मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कोई फॉरेनर, ये सब व्यक्ति हमारी कंपनी के मेंबर्स भी हो सकते हैं।